Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 20th of October 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? फर्स्ट यू हैव टू कीप अ यूजर नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट। तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। उसके बाद आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। उसके लिए सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड जीमेल अकाउंट। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा। जो भी करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। लेक्चर्स आपको एवरीडे बेसिस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो, मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी। स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स उसको भी डिटेल में कवर किया जाएगा। तो करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको डिटेल में कवर किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। और इसका प्राइस है 2000 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और टेलीग्राम आईडी प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड जीमेल अकाउंट। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है रुपी फॉल्स टू रिकॉर्ड 83.02। तो जो रुपी है वो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है और इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की। लेकिन हमारे पास अभी अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो कि एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। While rupee depreciation will add to the import bill and also adversely impact prices, robust forex reserves continue to provide some cushion। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट को मेंशन किया गया है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट निकालता है आरबीआई। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन की गई है जो कि आरबीआई निकालता है। बाकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी देखा गया है कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडियन मार्केट हैज बीन विटनेसिंग आउटफ्लो ऑफ एफपीआई इन्वेस्टमेंट विद अक्टूबर रजिस्टरिंग आउटफ्लो की कितना हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एफपीआई के द्वारा भी यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है। बाकी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट कौन निकालता है ये आपको पता होना चाहिए। रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है और उसके क्या इंप्लीकेशन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप किक्स ऑफ इन अ मंथ, स्पेयर अ थॉट फॉर दीज मैन। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होने वाला है और यहाँ पर स्टेडियम भी मेंशन है, दैट इज अल बायत स्टेडियम इन दोहा। PM unveils Make in India new list frigates to SAMS, citing the induction of the indigenously built Tejas light combat aircraft and light combat helicopters and aircraft carrier INS Vikrant। तो यहाँ पर फोर्थ इंडिजनाइजेशन लिस्ट मेंशन की गई है जिसमें 101 आइटम्स हैं। द फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ 101 आइटम्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है। इसमें फ्रिगेट्स हैं, इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। ऑफ द 101 आइटम्स जो कि इसमें मेंशन है 75 आइटम्स को इंडिजनाइज किया जाएगा बिटवीन 2025 एंड 2032। एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि फाउंडेशन स्टोन लेट किया गया है फॉर अ न्यू IAF एयरबेस एट दीसा इन नॉर्थ गुजरात। और ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उससे 130 किलोमीटर दूर है। तो अगर बॉर्डर पे कोई भी ऐसी गतिविधियां हमें दिखती हैं तो हम यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीसा एयरफील्ड इज द बिग अचीवमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। दीसा इज जस्ट 130 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। इफ आर फोर्सेज स्पेशली द IAF इज एट दीसा, तो हमारे फोर्सेज स्पेशली अगर यहाँ पर IAF दीसा में है देन वी कैन गिव अ बीफिटिंग रिप्लाई टू एनी रेकलेसनेस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। फिर यहाँ पर दोहा रिस्पॉन्स तो कतर का ही जो न्यूज आर्टिकल है उसका ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर ILO मेंशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ILO 1919 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो 1919 बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और ये फर्स्ट अफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसके 8 कोर कन्वेंशन हैं। इंडिया ने 2 कोर कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। वो नंबर कौन से? तो नंबर है 87 एंड दूसरे का नंबर है 98। इनके नाम क्या है? तो 87 वाले का नाम है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन और 98 का नाम है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949। तो आपको लग रहा होगा नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे।
इंडिया कैन सप्लाई वेपन्स टू फाइट टेरर ड्रग्स इन इंडियन ओशन रीजन। तो IOR इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी के लिए इंडिया यहाँ पर वेपन्स को सप्लाई कर सकता है। अब इंडियन ओशन रीजन में हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, नार्कोटिक्स एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इन द इंडियन ओशन। इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं लाइक पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग एक्सेट्रा। तो इंडिया इज रेडी टू सप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल सिस्टम्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो हम ये सब कुछ यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये वही फर्स्ट पर जो हमने न्यूज देखी थी कि कतर में जो लोग गए थे यहाँ पर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन करने, तो इंडिया से भी काफी लोग गए थे, उसमें से काफी लोगों की जान भी चलेगी। फॉर एग्जांपल काफी लोगों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है, काफी लोगों को यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर यही इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर वही फैक्ट मेंशन है, कतर विच इज होस्टिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू इन द जेडेड। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो रूल्स हैं कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे गांधी फैमिली से एंगेज करेंगे, तो उन रूल्स में कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट DC डज नॉट गेट। It is widely believed that the new liberal global order based on open economies, reciprocal gains from trade, free flows of finance, elite mobility and faith in interdependence is now ending। तो न्यू लिबरल ग्लोबल ऑर्डर क्या है? यही है ना कि ओपन इकोनॉमीज होनी चाहिए और सबको यहाँ पर फायदा होना चाहिए फ्रॉम ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, फेथ इन इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। लेकिन ये सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। कंट्रीज यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को टारगेट किया है और ये कहा है कि जो भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा, या होगा तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ होगा। बट वॉट विल रिप्लेस दैट न्यू लिबरल वर्ड इज नॉट अ सोशल डेमोक्रेटिक फैंटेसी। तो ये माना गया था कि अगर न्यू लिबरल ऑर्डर जो कि ये है कि ओपन इकोनॉमीज के ऊपर बेस्ड है, रेसिप्रोकल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तो अगर इसका रिप्लेसमेंट होगा तो आएगा सोशल डेमोक्रेटिक फैंटेसी रीओरिएंटिंग पॉलिटिक्स टुवर्ड्स ग्लोबल पब्लिक गुड्स और जस्टिस। लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा है, हमें ज्यादा मिलिटराइज्ड वर्ड दिख रहा है, नाउ लेस केपेबल ऑफ ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। तो जो चाइना का राइज था वो हमेशा से एक चैलेंज होने वाला था, क्योंकि चाइना एक ऑथोरिटेरियन कंट्री है, ओपेक है चाइना, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है चाइना में क्या हो रहा है उसकी न्यूज बाहर नहीं आती है, एंड रिलाइंग ऑन स्ट्राइडेंट नेशनलिज्म फॉर लेजिटिमेसी इवन मोर सो। द जस्टिफिकेशन इज मेंटेनिंग। अब अमेरिका ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं तो जस्टिफिकेशन यही है कि अमेरिका अपनी हेजेमनी को मेंटेन करना चाहता है, प्योर एंड सिंपल। सेकंड, अनाउंसिंग दीज सेक्शंस जस्ट बिफोर द पार्टी कांग्रेस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बीजिंग की कांग्रेस मीट हो रही है, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हो रही है, तो इससे जस्ट पहले यहाँ पर सैंक्शंस को अनाउंस किया गया है बाय द अमेरिका। तो यहाँ पर चाइनीज को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई। तो अगर चाइना को ह्यूमिलेट करोगे तो चाइना भी यहाँ पर रिटेलिएट करेगा, एंड इट इज इक्वली हार्ड टू इमेजिन दैट देयर विल नॉट बी चाइनीज रिटेलिएशन ऑफ सम काइंड, परहैप्स ऑन प्रोडक्ट्स दैट माइट हैव मोर प्ले इन अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इट इज समथिंग लाइक आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट जो 1/5 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमैनिटी है, इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज स्टे एटलीस्ट अ कपल ऑफ जनरेशंस बिहाइंड। तो अमेरिका हमेशा से अपनी हेजेमनी को मेंटेन करना चाहता है। This framing also has consequences for partnership. The West overestimate the support it has outside of Europe. तो ऐसा ऑथर का मानना है कि वेस्ट जो है अपने जो वेस्ट को सपोर्ट मिलता है वेस्ट उसको ओवर एस्टिमेट करता है। चाइना में भी ए थ्रेट टू ताइवान, तो चाइना यहाँ पर ताइवान के लिए थ्रेट हो सकता है एंड एस्पायर टू प्री एमिनेंस इन एशिया, बट इट इज हार्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉरगेट द लिटनी ऑफ ग्लोबल वायलेंस एंड रेशियल हायरार्की जो कि अमेरिकन और रशियन एम्पायर्स के अंतर्गत हुई थी। तो अमेरिकन और रशियन एम्पायर्स के अंतर्गत जो भी ग्लोबल वायलेंस और रेशियल हायरार्की हुई है वो दुनिया अभी तक नहीं भूली है। इट इज क्लियर दैट द प्रिंसिपल अरीना वेयर ग्लोबल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जहां पर ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इज ऑन द बैक बर्नर। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन कंसर्टेड ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि सुपर पावर्स हमेशा यहाँ पर एक तरीके के वॉर में एंगेज है। द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज सैंक्शंस आर नॉट क्लियर। तो अगर चाइनीज कैलकुलस ऑन इन्वेडिंग ताइवान विल बी डिटरमाइंड बाय द मिलिट्री असेसमेंट्स, तो अगर यहाँ पर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री स्लो भी ग्रो होगी उसके बाद भी यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकता है। तो ये यहाँ पर ऑथर का व्यू पॉइंट है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ पायनियर। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं दिलीप महलानोबिस के बारे में, जिन्होंने 1971 वॉर में बहुत ज्यादा कॉलरा और डायरिया हो रहा था और लोगों की जान जा रही थी। तो जो यहाँ पर इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है उसकी वो ज्यादा कॉस्टली होता है और ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और इसके अलावा स्किल की भी जरूरत होती है। तब इन्होंने ओआरएस के बारे में बताया कि अगर यहाँ पर लोगों को ओआरएस दिया जाएगा तो अपने आप ही एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और लोगों की यहाँ पर जान बच जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर BTS एंड आर्मी।
तो साउथ कोरिया में मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन है कि आपको मिलिट्री में सर्व करना ही करना है, लेकिन कुछ लोगों को एग्जम्पशन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एथलीट्स जिन्होंने यहाँ पर कोई मेडल जीता हो, तो ऐसा एग्जम्पशन दिया जाता है, लेकिन बीटीएस को यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं दिया गया। तो बस इससे ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर इमरान खान के बारे में बताया गया है कि इमरान खान यहाँ पर बाई पोस्ट जीत चुके हैं, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी वो वापस से रीगेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिस्टर खड़गे's अपॉर्चुनिटी, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है डू नॉट फोर्स द वोट। तो हमने कुछ टाइम पहले ये डिस्कस किया था कि गुजरात में जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये कहा गया है कि जो लोग भी वोट देने नहीं आएंगे उनको नेम और शेम किया जाएगा और उनके वेबसाइट के ऊपर नाम मेंशन कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कितना सही है ये कोर्ट से वोटिंग कराना, कंपलसरी वोटिंग या कोर्ट से वोटिंग कितना ज्यादा सही है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या जजमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग आई वोक अप टू द शॉकिंग न्यूज इन द इंडियन एक्सप्रेस दैट द इलेक्शन कमीशन हैड साइंड MOUs विद ओवर 1000 कॉर्पोरेट हाउसेस अंडरटेकिंग टू मॉनिटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ देयर वर्कफोर्स, और जो भी यहाँ पर वोट करने नहीं आएंगे उनका नाम जो है वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा, एंड पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट एंड नोटिस वोट दोज हु डू नॉट वोट। मैटर्स को और ज्यादा वर्ड्स बनाने के लिए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है गुजरात के, उन्होंने ये कहा जो स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एम्प्लॉयज हैं और जो वोट देने नहीं आएंगे उनको ट्रैक किया जाएगा। द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट ऑन अ रीसेंट विजिट टू गुजरात द CEC हिमसेल्फ हैड सेड दैट द कमीशन कांट इन्फोर्स कंपलसरी वोटिंग। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कंपलसरी वोटिंग को इन्फोर्स नहीं कर सकती है। इट वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई वर्कर्स इन बिग इंडस्ट्रीज जो कि यहाँ पर वोट के लिए छुट्टी तो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे होती है जिस दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर इंसान जाकर वोट कर सके उसके लिए उसको पब्लिक हॉलीडे दी जाती है, पेड हॉलीडे दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो वोट देने ना जाए। तो इट वांटेड टू आइडेंटिफाई वर्कर्स इन बिग इंडस्ट्रीज हु डू नॉट वोट डिस्पाइट अवेलिंग द हॉलीडे। These shocking developments raise once again serious issues surrounding voters' rights, compulsory voting, secrecy of voting, and debates around privacy and coercion. The Supreme Court in PUCL versus Union of India 2013, popularly known as the Nota judgment, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर कोई एब्सेंट हो रहा है फ्रॉम वोटिंग या तो नेगेटिव वोटिंग कर रहा है तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा एज अ फंडामेंटल राइट। Earlier in April 2009, the court had taken the same view while dismissing a plea, क्योंकि यहाँ पर प्ली ये थी कि ज्यादा लोग वोट करने आते नहीं है, तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बना रहा है वो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है मेजोरिटी को, इसीलिए यहाँ पर कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट किया था। इन एवरी इलेक्शन देयर विल बी दोज हु डू नॉट वोट आउट ऑफ कन्विक्शन और फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। हाउ कैन दोज हु आर अनेबल टू वोट, तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि वो एंटी डेमोक्रेटिक है। However, लोगों को वोट करने के लिए मोटिवेट करना ये आप कर सकते हो, आप उनको परसुएट कर सकते हो, आप उनको एजुकेट कर सकते हो कि उनका वोट कितना इंपॉर्टेंट है। However, persuasion and motivation by education rather than compulsion, ये ही है आंसर कि आपको उनसे कंपलसरी वोटिंग नहीं करानी है, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उनको एनकरेज करना है कि उनका वोट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका वोट क्या चेंज ला सकता है। द इलेक्शन कमीशन हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड एंड प्रैक्टिस दिस बाय इंप्लीमेंटिंग इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम कॉल्ड स्वीप, Systematic Voters Education for Electoral Participation since 2010। फिर यहाँ पर यही सब बताया गया है जैसे कि सेक्शन 135B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि ग्रांट करता है अ पेड हॉलीडे टू एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, तो उसको पेड हॉलीडे दिया जाता है ताकि वो जाकर यहाँ पर वोट कर सके। इवन अ डेली वेज वर्कर शेल बी पेड फॉर द डे, कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ कैरीज अ फाइन फॉर द एम्प्लॉयर, कि अगर इसको नहीं माना गया तो 500 रुपए का फाइन लगेगा एम्प्लॉयर के ऊपर। Employees at best can cut the wages of those जो कि लीव लेते हैं लेकिन वोट करने नहीं जाते हैं, लेकिन आप उनको फोर्स करो कि आपको वोट करना ही करना, अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका नाम वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा, ये सब यहाँ पर गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल द रूलिंग्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑन द मैटर इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने ये कहा था फ्री और फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड नेसेसरली इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट द राइट ऑफ एन इलेक्टेड टू कास्ट हिज वोट विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, ड्यूरेस और कोर्शन। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई कोर्स नहीं कर सकता कि आपको यहाँ पर वोट करना ही करना है। प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्टर्स आइडेंटिटी एंड अफोर्डिंग सीक्रेसी इज इंटीग्रल टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है ना कि पब्लिकली आपको नेम और शेम किया जाएगा, तो ये इसके अगेंस्ट जाता है। The voter education program has sought to motivate the youth to participate in democracy by registering as voters and to voting in every election and voting ethically. Employers have been encouraged कि वो भी यहाँ पर similar facilities create करें ऑफिस में। तो अगर आपको पूरे दिन की छुट्टी नहीं लेनी तो आप मत दो, लेकिन आप ये कहो कि हाँ 2-3 घंटे आप जाओ, आप यहाँ पर वोट करके आ जाओ। They are legally obliged to close their establishments on poll day, but this is seldom enforced. Instead, employers are asked to allow the employees a couple of hours off to enable them to go and vote. तो ये जो नेमिंग और शेमिंग ऑफ नॉन
वोटर्स है, दिस इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल इवन टू द इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने डिस्कस करेंगे, वन क्लासरूम मेनी टाइम्स। नेक्स्ट है ड्राफ्ट फ्रेमवर्क लुक्स बियॉन्ड क्लासरूम टू लेट स्टूडेंट्स अर्न क्रेडिट फॉर वोकेशनल स्टडीज टू। School students will soon be able to earn credits from classroom learning as well as extracurricular activities। तो यहाँ पर जो क्रेडिट्स की बात की गई थी हायर एजुकेशन के लिए, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क निकाला गया है। तो स्कूल स्टूडेंट्स विल सून बी एबल to earn credits from classroom learning as well as extracurricular activities which will be deposited in a credit bank, a system already in place at the higher academic level। The proposed framework seeks to prepare the educational system for gradual implementation of the national education policy। और यहाँ पर जो vocational studies होंगी उसके लिए भी credits मिलेंगे। The framework aims to formulate a unified credit accumulation and transfer for general and vocational studies। तो general और vocational studies का यहाँ पर transfer हो सकता है, credits transfer हो सकते हैं and from school to higher education। और ये जो credits हैं ये transfer होंगे to higher education also। He said an आधार इनेबल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर एक ABC अकाउंट खुल जाएगा। ABC अकाउंट क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। तो आधार के यूज से यहाँ पर एक ABC अकाउंट खुल जाएगा। डिग्री का डिपॉजिट, क्रेडिट्स का डिपॉजिट, सब कुछ उस अकाउंट में होगा। जैसे डिजी लॉकर होता है वैसे ही एक नॉलेज लॉकर होगा। प्रधान सेड द फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड टू इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल डोमेन्स। तो एकेडमिक और वोकेशनल डोमेन्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी रहे। This he said would be a game changer by opening numerous options for further progression of students। और यहाँ पर intermingling होगी स्कूल और हायर एजुकेशन की with vocational education and experiential training। Under the draft framework, the credit points will be carried over to the graduation level and further। तो मैंने आपको बताया ये जो क्रेडिट पॉइंट्स है ये हायर एजुकेशन तक भी ट्रांसफर होंगे। A student will have to earn at least 40 credits for completing each year of school besides clearing the exams। तो यहाँ पर 40 क्रेडिट्स उसको अर्न करने होंगे। ये क्रेडिट्स कैसे भी हो सकते हैं, एकेडमिक से या वोकेशनल से या बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से। द एनुअल नोशनल लर्निंग ड्यूरेशन टू अर्न एट लीस्ट 40 credits has been fixed at 1200 hours। These will not be just time spent in classrooms but also a range of extra curricular activities and sports। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन की बात की गई है जिसका नाम है म्यूकोपॉलीसैक्रिडोसिस। म्यूकोपॉलीसैक्रिडोसिस ये रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से एक एंजाइम नहीं होता है। वेयर एंड देयर इज एन एंजाइम मिसिंग इन द बॉडी। अब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस डेवलप हो जाते हैं इन द बॉडी, द लिवर एंड स्प्लीन, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान ज़्यादा जी नहीं पाता है और उसकी 20-30 साल के बाद वो यहाँ पर मर जाता है। नेक्स्ट, चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल बाय इंडिया यूएस एट यूएन टू ब्लैक लिस्ट लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद सन। तो यूएस और इंडिया चाहते थे कि हाफिज सईद का जो यहाँ पर बेटा है उसको 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी में एक ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाए। चाइना ने इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया एज यूजुअल, क्योंकि इससे पहले भी चाइना 4 बार ऐसे प्रपोजल्स को ब्लॉक कर चुका है। चाइना ऑन वेडनेसडे पुट अ होल्ड ऑन अ प्रपोजल बाय इंडिया एंड द यूएस एट द यूनाइटेड नेशंस टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट हाफिज तला सईद, जो कि लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का बेटा है। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना बार बार यहाँ पर प्रपोजल को ब्लॉक करता है। इससे पहले भी बहुत सारे प्रपोजल्स को ब्लॉक किया गया है। इट इज लर्न दैट चाइना प्लेस्ड अंडर द होल्ड ऑन द प्रपोजल दैट अंडर 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी ऑफ द यूएनसी। तो 1267 आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूएस और इंडिया चाहते थे कि ये जो इंसान है इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस किया जाए अंडर द 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी ऑफ द यूएनसी। दिस इज द 5th टाइम इन 4 months दैट द चाइना हैज पुट अ होल्ड ऑन लिस्टिंग प्रपोजल्स टू डेजिग्नेट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। तो चाइना यहाँ पर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को लिस्ट नहीं होने दे रहा है एज डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट। अब हम चलते हैं आगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो इसका मेंशन किया था जो बाइडेन ने, तो उसके बाद इस पे आर्टिकल आ गया है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये मिसाइल क्राइसिस यही है कि एक न्यूक्लियर वॉर होते होते बस रह गया। अक्टूबर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को विटनेस किया जाता है और ये 13 दिन का स्टैंड ऑफ चलता है बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस। बिल्डअप ऑफ टेंशंस, तो यूएस जो है वो ये चाहता था जो फिदेल कास्ट्रो की रिजीम है क्यूबा में उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए। तो यूएस ने कुछ क्यूबन काउंटर रिवॉल्यूशनरीज को बैक किया कि आपको यहाँ पर ओवरथ्रो करना है फिदेल कास्ट्रो के रिजीम को, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए फिदेल कास्ट्रो के रिजीम को ओवरथ्रो करने में, जिसकी वजह से जो फिदेल कास्ट्रो हैं वो ज़्यादा करीब चले गए यूएसएसआर के। ठीक है, जब ये यूएसएसआर के ज़्यादा करीब चले गए तो यूएसएसआर ने मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया क्यूबा में। यूएसएसआर ने मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया क्यूबा में। In doing so, apart from helping Cuba, Soviet First Secretary Nikita Khrushchev wanted to place nuclear weapons close to the US। अब जो वॉशिंगटन है यूएसए ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स रख रखे थे टर्की और इटली में।
तो जो यूएसएसआर है वो भी चाहता था कि जो यूएस है उसके आसपास हमारे भी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्यूबा में अपने जाकर न्यूक्लियर वेपन्स को रख देंगे। ऑन अक्टूबर 14, 1962 यूएस स्पाई प्लेन ने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिए और इनको ये पता चला कि न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है क्यूबा में। तो यूएस डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स वर प्लेस्ड अराउंड क्यूबा टू प्रिवेंट मिलिट्री सप्लाईज बीइंग ब्रॉट इन। तो यूएस डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स ने यहाँ पर ये सोचा कि जो मिलिट्री सप्लाईज है उसको आने नहीं दिया जाएगा क्यूबा में। Let us understand of the same day Kennedy wrote to Khrushchev stating that the US would not allow offensive weapons to be delivered to Cuba। तो यहाँ पर यूएस ने ये कहा कि ये जो भी ऑफेंसिव वेपन्स है ये क्यूबा में नहीं जाएंगे। An agreement is reached. The first sign of de-escalation came on October 26 when Khrushchev wrote to Kennedy stating that he would stop military shipments and not withdraw forces if US agreed to not invade Cuba। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि अगर यूएस ये एग्री करता है कि वो क्यूबा को इन्वेट नहीं करेगा तो ये जो मिलिट्री शिपमेंट्स यहाँ पर यूएसएसआर पहुंचा रहा है क्यूबा में वो यहाँ पर यूएसएसआर नहीं करेगा। ही देन अनाउंस्ड दैट द यूएसएसआर वुड स्टेप बैक। क्यूबा से यूएसएसआर पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा अगर यूएस अपने मिसाइल्स को हटा देगा फ्रॉम इटली एंड टर्की। तो अगर यूएस अपने मिसाइल्स को हटा देगा फ्रॉम इटली एंड टर्की तो यूएसएसआर क्यूबा से पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। एट द सेम टाइम यूएस अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी मेट सोवियत एम्बेसडर, ही एग्री टू नॉट इन्वेट क्यूबा। तो उन्होंने एग्री किया कि ये क्यूबा को इन्वेट नहीं करेंगे। तो इसमें रशिया ने कहा था कि अगर आप यहाँ पर क्यूबा को इन्वेट नहीं करोगे तो हम अपनी मिलिट्री शिपमेंट्स को स्टॉप कर देंगे। तो रशिया ने अपनी मिलिट्री शिपमेंट्स को स्टॉप कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और एग्रीमेंट हुआ था कि जो यूएस है वो अपने मिसाइल्स को हटा देगा फ्रॉम टर्की एंड इटली। लेकिन यूएस ये चाहता था कि इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो जाए यूएस की, तो उसने कहा था कि ये जो एग्रीमेंट के टर्म्स है ये पब्लिक मत करो, लेकिन हम टर्की और इटली से अपने मिसाइल्स को हटा देंगे। बट एडेड दैट द लेटर कुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी पब्लिक रिजोल्यूशन। लेकिन बाद में पता चला कि टर्की और इटली से यहाँ पर जो यूएस है उसने अपने मिसाइल्स हटा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्यूबा से यूएसएसआर ने पूरी तरीके से स्टेप बैक कर लिया था। ऑन अक्टूबर 27 US U-2 एयरक्राफ्ट वॉज शॉट डाउन ओवर क्यूबा, लेकिन यूएस ने रिटेलिएट नहीं किया। ऑन द सेम डे यूएस नेवी ने काफी नॉन लीथल डेप्थ चार्जेस ऑन अ सोवियत सबमरीन आर्म्ड विद अ न्यूक्लियर टॉर्पीडो। तो यहाँ पर जो सबमरीन थी वो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती थी, लेकिन ये था कि न्यूक्लियर अटैक तभी होगा जब कंसेंट होगा तीनों सीनियर ऑफिसर्स का। लेकिन एक सीनियर ऑफिसर ने जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बाहर क्या एग्रीमेंट चल रहा है। तो अगर वो यहाँ पर परमिशन दे देते तो एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्ड चांसेस ऑन द बॉर्डर। तो ये यहाँ पर 1962 और फिर चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट और बॉर्डर इशू रिजॉल्व किया जा सकता था, लेकिन बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं किया गया, ये सब यहाँ पर बताया गया है। 6 years ago on this day, October 20, 1962, Chinese troops came down from the Himalayan heights all along the India-China border और हम पूरी तरीके से unprepared थे। Uncertainty in East and West. Nehru had declared in Parliament that in the East, McMahon Line was our border, map or no map. In the West, the border in Aksai Chin was marked undefined in the Survey of India maps that India inherited on independence. और नेहरू का ये कहना था it was known by custom and usage. On March 13, 1949, with the civil war in China at its peak, इंडिया ने यहाँ पर सजेशन को रिजेक्ट कर दिया टू डिमार्केट द अक्साई चिन बॉर्डर। तो उस समय हमारे पास मौका था कि हम यहाँ पर डिमार्केट कर सकते थे अक्साई चिन बॉर्डर को। इन द प्रेजेंट डिस्टर्ब्ड कंडीशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिमार्केट अनडिफाइंड फ्रंटियर बिटवीन कश्मीर एंड जिनजियांग। Subsequently, in 1954, the border along Aksai Chin was defined by Nehru's fiat. The new unilaterally defined boundary included Aksai Chin within India, लेकिन यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं किए गए कि वहां पर हम अपनी सॉवर्निटी को मार्क करें। इंडिया remained unaware कि इस एरिया में चाइना रोड बना रहा है। It came to know that the Chinese had built a 220 kilometer long road। वो हमें पता ही नहीं थी कि चाइना ने यहाँ पर रोड बना रखी है। In the eastern sector, the McMahon Line had been drawn in 1914. Without even a survey, Henry McMahon admitted in 1935 that the want of local accurate knowledge। तो हेनरी मैकमोहन ने यहाँ पर सही से डिमार्केट नहीं किया क्योंकि उनके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं थी, इसके अलावा डिटेल सर्वेज भी प्रेजेंट नहीं थे। rendered it impossible to define large portion of it except it in a general term। unrealistic expectation। तो जब तिब्बत एग्रीमेंट हमने नेगोशिएट किया था 1954 में चाइना के साथ, इंडिया कॉन्शियसली अवॉइडेड डिस्कशंस अबाउट द बॉर्डर। तो उस समय हमने बॉर्डर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, लीविंग द बाउंड्री क्वेश्चन ओपन व्हाइल गिविंग अप ऑल द फैसिलिटीज इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। तो जब हमने तिब्बत एग्रीमेंट किया था तभी हमें बॉर्डर के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन हमने बॉर्डर के बारे में कोई बातचीत नहीं की। द अप्रैल 1960 डिस्कशंस बिटवीन नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जाओ इनलाई इन न्यू दिल्ली फेल टू ब्रिज देयर डिफरेंसेस और मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो था वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चिन। नेहरू स्टोन वॉल्ड रिपीटेड सजेशंस फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना ये चाह रहा था कि जो बाउंड्री है उसको डिमार्केट कर दिया जाए थ्रू जॉइंट सर्वेज, लेकिन नेहरू जी ने यहाँ पर मना कर दिया। चाइना ऑन द अदर हैंड हैड एक्सेप्टेड दैट इट्स मैप्स वर ओल्ड और यहाँ पर जो बॉर्डर्स है उनको भी डिमार्केट करने की जरूरत है, उसके लिए सर्वेज होना जरूरी है।
Zhao specifically told Nehru in Beijing that China would undertake surveys और उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को डिमार्केट किया जाएगा. War and no settlement. With Panchsheel Agreement, China found the time right to enforce its territorial claims along the Indian border. The unfortunate part of Nehru's China policy was that the differences on the border, तो उसको यहाँ पर नहीं ठीक किया गया, हमें बाउंड्री को डिमार्केट कर लेना चाहिए था, जो कि हमने नहीं की. After the Konga Pass incident, in which 9 Indian policemen were killed, tore apart the veneer of friendship, the government held China responsible. और उसके बाद हमें फील होता है sense of betrayal. The border problem snowballed into the armed conflict in 1962. फिर 1962 में होता है इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट. Even after the ceasefire, Nehru did not respond positively to Zhao's suggestion to create a demilitarized zone to avoid future conflicts. तो उसके बाद भी चाइनीज प्रेमियर ने ये कहा था कि हमें यहाँ पर एक डीमिलिटराइज जोन बना लेना चाहिए जिसकी वजह से फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये सब नहीं किया गया. फिर उसके बाद यहाँ पर चाइना ने हमें ऑफर दिया था, लेकिन ये जो ऑफर है ये कुछ टाइम तक वैलिड था, 2003 से लेकर 2013 तक. Failing to respond positively to the Chinese offer made in 1960 for a swap between the western and the eastern sectors, the offer was available until the mid-18 when it was withdrawn. China now claims कि eastern sector जो है वो भी यहाँ पर part of settlement है, while holding on to the western sector. तो चाइना यहाँ पर डिस्क्राइब करता है जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वो इनएलिएनेबल है फ्रॉम चाइनीज तिब्बत इन टर्म्स ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन. इसलिए जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी यहाँ पर चाइना का ही पार्ट है. द पैकेज दैट दाई डिमांडेड इंडिया मस्ट टेक केयर ऑफ चाइनीज कंसर्न इन द ईस्टर्न सेक्टर विच इज अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पर इंडिया चाइना को जो स्टैंड है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था. इन फॉर द लॉन्ग हॉल, Nehru's failure to react positively to the Chinese premier for a demilitarized zone after the ceasefire in 1962, तो यही बनता है bane of relations with both countries betting on their own perception. तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केट तो है नहीं, दोनों कंट्रीज के अपने परसेप्शन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से पास होती है. राजीव गांधी's visit to China in 1988, the first by an Indian prime minister since the Nehru's visit in 1954. तो बॉर्डर इशू को वैसे ही फ्रोज कर दिया गया और बाकी कहा गया कि बाकी डोमेन्स में जो रिलेशनशिप है वो आगे चलती रहेगी और बॉर्डर इशू को फ्रीज कर दिया गया. अब क्या इससे इंडिया को बेनिफिट मिला कि हमने बॉर्डर इशू को फ्रीज करके बाकी हमने बायलैटरल रिलेशंस एज यूजुअल कर दिए? इट इज ओपन टू क्वेश्चन वेदर फ्रीजिंग द बॉर्डर्स एंड प्रमोटिंग रिलेशंस इन अदर डोमेन्स बेनिफिटेड इंडिया. द चाइनीज रिमेन इन ऑल द टेरिटरीज दे हैड ऑक्यूपाइड इन 1962. उसके बाद काफी एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन किसी भी एग्रीमेंट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिमार्केट नहीं किया जाता है. For example, maintenance of peace and tranquility, military CBMs, political parameters and guiding principles for the settlement of boundary question. तो ये कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं चाइना के साथ. This has primarily been on account of the failure to find a mutually acceptable LAC. तो प्रॉब्लम यही है कि LAC डिमार्केट है ही नहीं, दोनों कंट्रीज के अपने अलग अलग परसेप्शन है कि LAC कहाँ से जाती है. अब हम आगे चलते हैं. ये हमने डिस्कस कर लिया कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया और यूएस चाहते थे कि यहाँ पर जो इंसान है शाहिद महमूद उसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर चाइना ने इस प्रपोजल को कर दिया है ब्लॉक. नेक्स्ट, ओल्डेस्ट डॉक लोथल टू गेट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इट्स फीचर्स सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पर लोथल की बात की गई. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे रिव्यूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि बनाया जाएगा गुजरात लोथल में. Where is Lothal? Lothal was one of the southernmost sites of the Indus Valley civilization. तो IVC की ये साइट है जो कि भाल रीजन में लोकेटेड है, जो कि आज का गुजरात है. The port city is believed to have been flourished around 2200 BC. लोथल इन गुजराती इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड. मोहनजोदारो इसका सिंधी में मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, वैसे ही लोथल का मतलब होता है द माउंट ऑफ द डेड. इंसिडेंटली द नेम ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदारो आल्सो पार्ट ऑफ द IVC नाउ इन पाकिस्तान मीन्स द सेम इन सिंधी. Indian archaeologists started the search for cities of the Harappan civilization post 1947 in Gujarat, Saurashtra. The National Institute of Oceanography Goa has discovered marine microfossils. Salt मिला है, gypsum crystals मिले हैं. इसका मतलब ये है यहाँ पर डेफिनेटली एक डॉकयार्ड था. तो हमें ये पता चला है कि यहाँ पर एक डॉकयार्ड था. लोथल नॉमिनेटेड है इन अप्रैल 2014 एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है ऑन द टेंटेटिव लिस्ट. द प्रोजेक्ट तो यहाँ पर बनाया जाएगा एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. इट विल हैव सेवरल इनोवेटिव फीचर्स सच एज अ लोथल मिनी क्रिएशन विच विल रिक्रिएट हरप्पन आर्किटेक्चर. तो आपको लोथल के बारे में बेसिक फैक्ट सारे पता होने चाहिए कि ये यहाँ पर ओल्डेस्ट डॉक है. नेक्स्ट है पुतिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन सीज्ड यूक्रेन रीजन. तो पुतिन ने यहाँ पर 4 रीजन को एनेक्स कर रखा है जिसका नाम है डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन एंड ज़ेपोरिज़िया और यहाँ पर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है. नेक्स्ट है यांकीज गो होम. तो यहाँ पर बात की गई थर्ड की टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम. तो थर्ड आपको पता होना चाहिए, ये यूएस ने बना रखा है थर्ड और यूएस ने इसको दे रखा है कोरिया को. इट इज एन एक्रोनिम फॉर टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और इसका काम क्या है? तो बेसिकली इंटरसेप्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को. ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट करता है और
शॉर्ट करता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अटैक करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये अटैक करने के लिए यूज़ नहीं होता है। और ये बात यहाँ पर मेंशन है, अ पावरफुल रडार एंड मिसाइल इंटरसेप्टर बैटरी ऑल्सो नोन एज थार्ड। 5 years ago it was brought to this hamlet। तो यहाँ पर कोरिया का एक गांव है जहाँ पर थार्ड सिस्टम को लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो साउथ कोरिया है ये दो के बीच में फंस गया है, एक तो है चाइना और सेकंड है यूएसए। अब कोरिया को यूएस की जरूरत है सिक्योरिटी पर्पस के लिए और चाइना की जरूरत है इकोनॉमी पर्पस के लिए। तो इनकी स्ट्रैटेजी भी यही थी, जिसका नाम है इनका एनमी जियोंजुंग, विच लूजली ट्रांसलेट्स टू द यूएस फॉर सिक्योरिटी एंड चाइना फॉर द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वॉशिंगटन हैज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी फॉर सियोल ओवर द कोरियन वॉर। ओवर द ईयर्स इट हैज become increasingly difficult for the South Korea to enjoy the best of both worlds। और यहाँ पर जो अभी के साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है वो वॉशिंगटन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो थर्ड, एक बार क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक प्रीलिम्स में कि थर्ड क्या है, तो थर्ड आपको पता होना चाहिए। थर्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। और थर्ड को किसने बनाया है, तो उसको बनाया है यूएसए कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने। और इसका काम क्या है, तो ये अटैक करने के लिए यूज नहीं होता है। इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इन देयर फाइनल फ्लाइट फेज। अब हम चलते हैं आगे। इकोनॉमी पेज पर यहाँ पर एक न्यूज मेंशन है, टफ वैल्यू एडिशन नॉर्म्स फॉर लिकर अ स्टिकी पॉइंट इन यूके इंडिया एफटीए टॉक्स। तो यूके इंडिया की एफटीए टॉक्स चल रही है। अब एक और प्रॉब्लम आ चुकी है लिकर को लेकर। टफ रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स में टर्न आउट टू बी अ स्टिकी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर यूके ये चाहता है कि रिलैक्स्ड रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन इंडिया चाहता है रिलैक्स्ड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। New Delhi wants 35 to 40% domestic value addition for any such items to be eligible for concessional duties। तो concessional duties तभी लगेंगी अगर 35 to 40% domestic value addition होता है। और इंडिया अभी लगाता है 150% import duty। तो इंडिया कह रहा है कि हम इसका phased reduction करेंगे, लेकिन 35 to 40% domestic value addition होना चाहिए, तभी concessional duties के लिए eligible होगा। लेकिन यूके चाहता है ऐसा ना हो। प्रोवाइड मेंटल इलनेस कवर अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिफोर अक्टूबर 31। तो IRDAI जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्ट किया है कि मेंटल इलनेस को भी कवर किया जाए अंडर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर अक्टूबर 31, 2022। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस